स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंद्रधनुष किस्सा घर में। मैं हूँ सीमा। अभी तक के अध्याय में आपने देखा कि संतोष कैसे कैसे अपने विषयों से संबंधित नई नई चीज़ों में उलझा रहता है। मनमोहिनी ने कैसे उनकी उलझन सुलझाई, मनोहर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आगे चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। आज संतोष की कोचिंग की क्लास का पहला दिन था। आज उसने अपने सपनों के सफ़र में पहला औपचारिक कदम बढ़ा दिया था। गुरुवार का दिन था। सफ़ेद पैंट पर उसने पीली शर्ट पहनी। पीली शर्ट पर सफ़ेद फब नहीं रहा था। उसका मन था कि काला पहने तो सूट करेगा, पर आज पहले दिन वो काला पहनकर नहीं जाना चाहता था। काला शुभ नहीं होता ना। पूजा पाठ के साथ शिव और हनुमान चालीसा का पाठ कर नई कॉपी पर अबीर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। माथे पर तिलक किया। पहले पन्ने पर ऊपर जय माँ सरस्वती का शॉर्ट फॉर्म JMS लिखा। दही चीनी खाया और निकल गया अपनी क्लास के लिए। क्लास जाने से पहले उसने सारे संभव धार्मिक क्रियाकलाप बड़े पवित्र मन के साथ किए। पूजा और ध्यान का जो अधिकतम परफॉर्मेंस दिया जा सकता था वह उसने दिया। उसकी खुद की धार्मिक साज सज्जा देखकर ऐसा लग रहा था कि बस उसके कानों में अगरबत्ती खोस दी जाती तो वह खुद चलता फिरता जगन्नाथपुरी का रथ लगता। कोचिंग पहुंचते ही उसने प्रवेश द्वार को नीचे झुक हाथ से छूकर प्रणाम किया और सबसे पहले बाईं ओर बने ऑफिस में गया, जहां मनमोहिनी किसी और एक लड़के को लोक प्रशासन और समाज शास्त्र का कॉम्बिनेशन दिलवा रही थी। संतोष ने ऑफिस के दरवाजे से ही एक गर्म जलेबी टाइप मुस्कान के साथ मनमोहिनी को नमस्कार किया। उधर से मनमोहिनी ने भी बड़े सुसुम रबड़ी वाली मुस्कान के साथ मोस्ट वेलकम संतोष जी बोल अभिवादन किया और फिर एक क्षण रुककर कहा, ओके आप क्लास में चलिए, सर बस आने ही वाले होंगे, गुड लक संतोष जी। संतोष ने वहीं खड़े खड़े थैंक्स कहा और क्लास की तरफ मुड़ गया। पहली क्लास समाज शास्त्र की थी। कक्षा में 10 मिनट के इंतजार के बाद एक नहाए धोआए स्मार्ट से आदमी का प्रवेश हुआ। ये दुखमोचन मंडल सर थे, समाज शास्त्र के शिक्षक। बच्चों ने खड़े होकर अभिवादन किया। यह देख संतोष को बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ इतने बड़े लेवल की पढ़ाई में भी स्कूली शिष्टाचार वाले संस्कार कायम हैं। वह तो इतने जोश और ऊर्जा से भरा था कि सर के अभिवादन में बेंच पर खड़ा हो जाता, पर पहले दिन के लोक लाज से नॉर्मल रहा। चलिए, स्वागत है आप सबका। सबने फीस जमा कर दी है क्या? सर का पहला वाक्य था कक्षा में। जी सर, जी मेरा हाफ, जी कर देंगे सर, मिली जुली कई आवाज़ें आई। अच्छा, चलिए बताइए, आप में से कितने लोगों ने पूरी फीस जमा कर दी है? हाथ उठाइए। सर का दूसरा वाक्य था आज की कक्षा में। संतोष ने झट से हाथ हवा में लहराया। अगल बगल देखा तो कोई हाथ नहीं उठा था। पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के और एक लड़की ने हाथ उठाया था। चलिए, अब आधे फीस वाले। सर का यह कक्षा में तीसरा वाक्य था। इस बार हाथ पहले से ज़्यादा उठे। चलिए, डेमो क्लास वाले, जो फीस बाद में जमा करेंगे, वैसे कितने? कक्षा में यह सर का चौथा वाक्य था। इस बार बाकी के सभी ने हाथ उठा दिए थे। कक्षा में आते ही दुखमोचन सर ने जो 4 वाक्य कहे वह महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य की तरह थे, जिसके सहारे दुखमोचन सर ने पहली कक्षा के वास्तविक सत्य का पता लगाया। संतोष पहले बेंच पर बैठा था। पूरी फीस जमा करने के बाद पहली बेंच पर बैठना बनता भी था। दुखमोचन सर की नज़र संतोष से मिली। दोनों मुस्कुराए। संतोष को एकदम से लगा कि पहले ही दिन केवल 5 ही मिनट में वह सीधे शिक्षक की नज़र में आ गया। वैसे भी पूरी रकम जमा करने वाले 4-5 ही लोग थे, सो उनका शिक्षक की नज़र में आ जाना तो स्वाभाविक ही था। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सर हैं, क्लास में आते ही सबसे पहले पैसे फीस की बात कर रहे हैं, है ना? कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं? दुखमोचन सर ने फिर हाथ उठावन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा। ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठा दिया था, पर कुछ ऐसे भी बैठे थे जो सच में ऐसा सोच रहे थे और हाथ न उठाकर उन्होंने यह जता भी दिया था। देखिए, कुछ लोगों को सच में ऐसा लग रहा है, वैसे ज़्यादा को ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, असल में हम आज से समाज शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको ये दिखाना चाहता था, एक दुनिया, एक देश से लेकर एक छोटी सी कक्षा तक में लोग बटे हुए हैं। कई आधारों पर अलग अलग समाज हैं। कोई आर्थिक आधार पर बटा है तो कोई सोच के आधार पर बटा है। हमें समाज शास्त्र में इसी का तो अध्ययन करना है, यही तो पड़ताल करना है।
दुखमोचन सर ने समाज शास्त्र के कोर्स का फीता काटते हुए अपना प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। कक्षा में बैठे छात्र अपने शिक्षक के समाज शास्त्र का अर्थ समझाने की इस चमत्कारिक कला से अचंभित थे। वाह, क्या सर हैं! इतने कठिन तथ्य को इतना सरल कर इतनी सहजता से समझा दिया। यह होता है कॉलेज और आईएएस के लिए पढ़ाने वाले शिक्षक का अंतर। दुखमोचन सर ने तो कमाल कर दिया था। लड़के लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगे कि कितना व्यवहारिक तरीका है इनका पढ़ाने का। अपने से जुड़ी चीज़ों को ही रखकर सामने तथ्य को समझा देते हैं। यही मौलिकता तो किसी शिक्षक को खास बनाती है। दुखमोचन सर का जादू चल गया था। संतोष ने दुखमोचन सर के कहे एक एक वाक्य को अपनी नई स्वास्तिक बनी हुई कॉपी में उतार लिया था। नए नए छात्र बोर्ड पर शिक्षक के द्वारा खींची गई आड़ी तिरछी रेखाओं को भी कॉपी में हूबहू उतार लेते हैं कि कहीं इनका भी न कोई सार्थक अर्थ निकल जाए और ये उससे वंचित रह जाए। आगे दुखमोचन सर ने समाज शास्त्र के सिलेबस पर चर्चा की, उसे पूरा करने में लगने वाले समय पर चर्चा की और इस तरह पहले दिन की क्लास पूरी हुई। बाहर निकलते ही संतोष पुनः मनमोहिनी के पास पहुंचा। वह अभी मोबाइल पर गर्दन गाड़े एंग्री बर्ड खेल रही थी। ओह सॉरी मैडम, बिजी हैं क्या? संतोष ने पहुंचते ही कहा। नहीं नहीं, आ जाइए। बताइए कैसी लगी क्लास? मनमोहिनी ने सर उठाकर कहा। जी वही तो बताने आया था, बहुत पसंद आया। सर बहुत मौलिक तरीके से पढ़ाते हैं। समाज शास्त्र तो हमारे लिए इतना नया विषय है, लेकिन एक ही मिनट में ऐसा समझा दिए कि अब लग रहा है कोनो दिक्कत ही नहीं होगा पढ़ने और समझने में। और बाकी आप तो हैं ही ना, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको बताएंगे ही, संतोष ने एकदम प्रसन्न भाव से कहा। संतोष वहाँ से निकलकर सड़क पर आया ही था कि बजरंग शुक्ला की दुकान पर उसे मनोहर, गुरु, भरत और राय साहब दिख गए। वहाँ पहुँच उसने सबसे हाथ मिलाया, पर वहाँ पहले से ही कुछ गर्मागर्म बहस चल रही थी। यह क्या बेवकूफ़ी कर दिए थे आप भरत जी? ये क्या तरीका है? आप मेरे चचा के सामने ही सिगरेट, दारू, लन फन सब शुरू कर दिए। मनोहर झल्लाए स्वर में बोल रहा था। इट्स माई नॉर्मल बिहेवियर मनोहर, इट्स माई लिविंग स्टाइल। मैं हिंदी मीडियम के लौंडों की तरह छुप कर सिगरेट दारू नहीं पीता और न ही पब्लिक में आइडियल पर्सन बनकर घूमता हूँ। वी आर फ्रैंक। हम इंग्लिश मीडियम वाले कुछ छुपाते नहीं, खुद को एक्सपोज करते हैं। आपको बुरा लगा तो सॉरी, बट मैं राइट हूँ, ये मैं जानता हूँ। भरत ने हाथ और कंधे बगुले की भांति उचकाते हुए कहा। भरत ने ऐसा बोलकर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बीच एक सांस्कृतिक रेखा खींच दी थी। संतोष सोचने लगा कि क्या पढ़ाई का मीडियम भी किसी को सांस्कृतिक रूप से ऊपर या नीचे कर देता है। भरत के पिता बिहार के आरा में बिजली विभाग में इंजीनियर थे और भरत आरा में ही पढ़ा लिखा था, सो उसके मुंह से हिंदी माध्यम की संस्कृति को लेकर यह हीनता का भाव और अंग्रेजी को लेकर इतनी कुलीनता का भाव किसी को हजम नहीं हो पा रहा था। मनोहर ने यह भी जान लिया कि भरत ने अपनी स्नातक तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में ही की थी और दिल्ली आकर अंग्रेजी मीडियम रख लिया था, जबकि अंग्रेजी में वह अभी उतना सहज कतई नहीं था। मनोहर की आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। सवाल अब उसके सिर्फ इस डर का नहीं था कि चाचा उसके बाबूजी को कुछ बता देंगे, बल्कि अब तो उसे अपनी सारी पृष्ठभूमि और संस्कृति के पिछड़ेपन का हिसाब देने का मन हो रहा था भरत से। मनोहर ने भरत की बातों में दो संस्कृतियों के टकराव का मुद्दा समझ लिया था। संतोष भी मनोहर की तरफ झुका हुआ प्रतीत हो रहा था और राय साहब तो बेचारे दो संस्कृतियों के बीच में खड़े थे, क्योंकि वे हाल ही में भरत से अंग्रेजी ग्रामर और ट्रांसलेशन सीख रहे थे। साला हम लोग क्या गिरमिटिया मजदूर हैं बे? कितना हाई लेवल कल्चर है आपका भरत कुमार जी। आप राजा गोली सिंह हाई स्कूल से ही पढ़कर आए हैं ना, आरा जिला से। बीए तो डुमराव कॉलेज से किए आप। ये लंदन और न्यूयॉर्क वाला कल्चर कब सीख लिया? साला इंग्लिश में परीक्षा लिखते हैं तो इसका मतलब है कि मीडियम के नाम पर पेट्रोल मुतिएगा। मनोहर ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। मैं हिंदी मीडियम वालों से बहस नहीं करता, मैं आप सबका लेवल जानता हूँ। एक अच्छी किताब तक तो है नहीं किसी विषय पर हिंदी मीडियम में, भरत ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ ये तो है, मटेरियल का तो कमी है हिंदी माध्यम में। राय साहब ने मौका देखते ही भरत का हल्का सा पक्ष लेते हुए कहा। अच्छा, हमको तो 40 किताब खरीदवा दिया आप राय साहब, बिना मटेरियल के ही इतना खरीदवा दिए थे क्या? और कमी नहीं होता तो एक ट्रक किताब खरीदवा देते क्या आप? अंग्रेजी मीडियम वाला मटेरियल ट्रैक्टर भरकर खरीदता है क्या? संतोष ने पहली बार तल्खी से बोला। राय साहब किसी नए छात्र के पहले क्लास के जोश से परिचित थे, सो उन्होंने संतोष की बातों का कोई जवाब न देना ही अपने हित में समझा। वे मुंह घुमाकर सड़क की ओर देखने लगे।
तब तक गुरु साइड में खड़ा हो चाय पी रहा था और पूरी बहस को दो मित्रों की हल्की फुल्की उठापटक के रूप में ले रहा था। पर अभी अभी भरत की कही हिंदी माध्यम के लेवल की बात ने एक पूरी जमात को इस बहस में कूदने को न्योता दे दिया था। गुरु के अंदर का भी महागुरु जग गया। उसी और हिंदी अब अंग्रेजी माध्यम की नहीं बल्कि भारत के मन में घर कर गए बेवजह की एक सांस्कृतिक बढ़त वाली भ्रामक भावना की बात बहुत खटकी थी। गुरु चाय का ग्लास रखकर उन सबके करीब आया। भरत जी, सारी बात मैंने भी सुनी आप लोगों की, लेकिन ये बताइए कि आपने खड़े खड़े हिंदी माध्यम में पढ़ने वालों का लेवल कैसे माप लिया है? यहाँ भी चीज़ के बारे में जानना, समझना, उस पर सोचना ज्ञान है। उसे हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम से जानना समझना ज्ञान है क्या? भाई साहब, एक भाषा आपके द्वारा जाने और समझे गए बातों को, ज्ञान को संप्रेषित करने, व्यक्त करने का माध्यम भर ही तो है ना? या अंग्रेजी में बोलना लिखना ही ज्ञान है क्या? अगर ऐसा होता तो अमेरिका और इंग्लैंड में तो स्कूल ही नहीं होना चाहिए था। वहाँ तो बच्चे बचपन से ही अंग्रेजी बोलते हैं। इंग्लैंड में बर्गर बेचने वाले को यहाँ आईएएस बना देना था, क्योंकि वो तो अंग्रेजी बोलता है। भरत कुमार जी, अंग्रेजी दुनिया की एक कामगार भाषा है, इसे सीखना चाहिए, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं, पर अंग्रेजी ही जीवन का आधार और सबसे कामगार है, ये हजम नहीं होगा सुन के। भाषा संवाद का माध्यम भर है, उसे वहीं रहने दीजिए। गुरु ने सिगरेट जलाकर कहा। मैं बात भाषा की नहीं, हिंदी माध्यम के कल्चर और उनके ज्ञान के लेवल की बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखता। अब तक भरत ने भी एक सिगरेट दिलका ली थी। वाह वाह, ये जो हिंदी मीडियम वालों के सिलेक्शन के पोस्टर और होर्डिंग से पूरा बाजार और दीवार भरा पड़ा है, वो नहीं दिखा आपको? खैर, इसको छोड़िए, आप कल्चर की बात करिए। ये बताइए कि आप हिंदी और इंग्लिश को कब से दो कल्चर का प्रतिनिधि बना दिए? आप तो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं ना? आप में ऐसा क्या खास है जो आरा या बिहार के कल्चर से एकदम अलग है? क्या आप सत्तू नहीं पीते हैं? आप ठेकुआ नहीं खाते हैं? आप बोरसी नहीं तापते हैं? आपके दादा धोती नहीं पहनते हैं क्या? पिताजी सरसों तेल नहीं लगाते हैं क्या देह में? आपकी माँ आपके लिए जुतिया का व्रत नहीं रखती क्या? आपकी नानी या दादी छठ नहीं करती क्या? भोजपुरी नहीं बोलते या समझते क्या आप? तो फिर किस कल्चर की बात करते हैं आप? अरे, आपने ही कल्चर पर अंग्रेजी में 4 किताब पढ़कर उसी कल्चर को भूल गए आप? इस देश का एक ही कल्चर है जो 5000 साल की सभ्यता के निचोड़ के बाद पाया है हमने, समझे आप? गंगा जमुनी संस्कृति, राम रहीम संस्कृति, ईश्वर अल्लाह संस्कृति, खीर सेवई संस्कृति, यही सब है हमारी संस्कृति। ये इस देश के हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की यही एक संस्कृति है। गुरु के कहते कहते आधी सिगरेट जल चुकी थी। अब लेवल तो देख ही लिया ना हिंदी माध्यम का भरत जी, मनोहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर आप लोग दब्बू हैं। आप लोग छुप कर पीते हैं, बाहरी आदर्श बनाए रखते हैं। खुद को सामने लाने का साहस तो दिखाइए, जो करते हैं वो स्वीकार करिए। भरत ने हार न मानने वाली की जिद के साथ कहा। गुरु अब की तमतमा गया था। उसके दांत एक दूसरे को रगड़ रहे थे। चेहरा लाल हो गया था। उसकी 2 उंगलियों में अटकी सिगरेट पूरी तरह जल चुकी थी। उसने झट दूसरी सिगरेट निकाली और फिर शुरू हो गया। हट साला, छुप कर पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं, ले दे के एक ही बात, ये खुल कर पीते हैं, खुल कर पीते हैं। अरे आप क्या रोज़ फ़ोन पर बाबूजी को हिसाब देते हैं क्या कि आज कितनी बोतलें गटकी और कितना डब्बा धुआं किया? ये दारू पीना और सिगरेट उड़ाना कब से प्रगतिशीलता का पैमाना बन गया भाई, और इसका खुलकर पीना साहस हो गया? अरे ये बताइए, यहाँ कौन नहीं जानता कि गुरु 4 बोतल बियर रोज़ गटकता है? अब ये बात किस कल्चर के बाप को बताना ज़रूरी है कि उसका एक बेरोजगार बेटा जो 6 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहा है, वो उन्हीं के पैसों से बियर पीता है और प्रगतिशील बन गया? ये छुपाना अगर डर है और दब्बूपना है तो हाँ, हम दब्बू हैं। और ये जो आपका दारू और सिगरेट का खुलेआम पीना है ना, ये कोई साहस नहीं बल्कि इसे उन्माद कहते हैं। उसको बताऊं हम में क्या साहस है? हम में साहस है बाल श्रम के विरुद्ध बोलने का, हम में साहस है दहेज प्रथा का विरोध करने का, हम में साहस है नारी मुक्ति के आंदोलन करने का, हम में साहस है धर्म पर सवाल पूछने का, हम में साहस है बाल विवाह रोक देने का, हम में साहस है सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध सड़क पर उतर जाने का, हम में साहस है दबे कुचले लोगों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े हो जाने का। और हाँ, हम में ये साहस है, साहस इसे कहते हैं। जाओ, हम में साहस नहीं है किसी के चाचा के सामने सिगरेट पी के खुद के कल्चर को दिखाने का, अपना बोल्डनेस दिखाने का। भरत कुमार जी, गुरु एकदम आग के गोले की तरह तप रहा था अपनी बात पूरी करने के बाद। हो गया थोड़ा कन्फ्यूजन गुरु भाई, अब रहने दीजिए।
बात तो आपका सब सही है। भरत जी मनोहर को एकदम डायरेक्ट बोल दिए, इसीलिए बुरा लग गया, नहीं तो मीडियम का बात थोड़े है कुछ। राय साहब ने थोड़ा बीच बचाव वाले भाव में कहा। राय साहब की स्थिति एकदम दर्जी वाली हो गई थी। भरत जहाँ भी फाड़ता राय साहब को ही सिलाई करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार गुरु ने भारत के प्रगतिशील विचारों को फाड़ कर दो फाड़ा बना दिया था। राय साहब, आप भी आजकल खूब मीडियम संवेदी हो गए हैं। देख रहा हूँ आप में आ रहे परिवर्तन को मैं भी। अब 2-3 पैग भी पचा ले रहे हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाला स्टेमिना आने लगा है धीरे धीरे आप में। गुरु ने राय साहब पर तंज कसते हुए कहा। राय साहब हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते थे, ऊपर से गुरु के सामने तो और भी सावधान थे। गुरु इससे पहले 3-4 बार बहस के दौरान राय साहब का चश्मा फोड़ चुका था। राय साहब अब और खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। उन्होंने बस मुस्कुराकर गुरु भाई का हाथ पकड़ लिया। लेकिन एक बात बोल दूं गुरु भाई, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा तो बोलूं। भरत ने फिर उचक कर कहा। मैं बात का नहीं, गलत बात का बुरा मानता हूँ। बात अगर सही है तो बेहिचक कहिए भरत कुमार जी, गुरु ने नॉर्मल होते हुए कहा। मैंने तो यही सुना था कि आपका सिलेक्शन इस कारण नहीं हो सका कि इंटरव्यू बोर्ड में आपसे सारे प्रश्न अंग्रेजी में पूछे गए और जवाब भी अंग्रेजी में देने को कहा। आप अच्छा नहीं कर पाए। भरत ने घनघोर थितरई के साथ बात कहते हुए गुरु की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। इसमें बुरी लगने वाली कौन सी बात थी यार? हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। मुझसे ये भी कहा गया कि आपको टाई बांधना आता है कि नहीं, खुद से बांधे हो या किसी से बंधवा कर आए हो। मुझे टाई खोलकर और फिर बांधने को कहा गया। मैंने टाई बांधी तो शायद वो इतने अच्छे से बंध नहीं पाई। उन्होंने हंसकर एक दूसरे से कहा भी कि ये तो बिहारी बारात का दूल्हा निकला, जो विवाह के दूसरे ही दिन जीवन में बस एक बार टाई पहनता है, और वो भी बहनोई या फूफा से बंधवाता है। हाँ, मैं नर्वस हो गया था। जो थोड़ा बहुत बोल सकता था वो भी अटक गया। मैंने कहा भी कि आखिर आपके द्वारा फॉर्म में माध्यम में पूछने का क्या मतलब है, जब आप मुझे मेरे चुने हुए माध्यम से बोलने और सुनने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि ये दिन मेरे जीवन का सबसे निर्णायक दिन है। जितना पढ़ा और सीखा है उन सब को प्रस्तुत करने के लिए आपको मेरे लिए सबसे उपयुक्त और सहज माध्यम उपलब्ध कराना चाहिए, न कि किसी विशेष माध्यम से ही खुद को पेश करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। आज तो मुझे मेरी अभिव्यक्ति का सबसे अनुकूल माध्यम चाहिए ना, क्योंकि आप तो मुझे मेरे ज्ञान और व्यक्तित्व से परखेंगे, ना कि किसी खास भाषा को बोल लेने भर की क्षमता से परखेंगे। इतना सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नेता बनोगे, वही क्षेत्र ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, वही बन जाओ। आईएएस वाली बात नहीं है तुम में, तुम बाहर जा सकते हो। और मैं बाहर आ गया। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक रहती तो आप आईएएस बन जाते। ये सोचा कभी आपने गुरु भाई? भरत ने कहा। हाँ सोचा, अंग्रेजी सीखना चाहिए ये सोचा, पर आईएएस बनने के लिए ही सीखना चाहिए ये कभी नहीं सोचूंगा। अपने ज्ञान और काम भर अंग्रेजी की जानकारी के साथ इंटरव्यू तक पहुंचे लड़के को केवल अंग्रेजी बोलने की क्षमता न होने के कारण बाहर कर दिए जाने की परिपाटी का मैं विरोध करता हूँ। मैं उस मानसिकता का विरोध करता हूँ जिसने मुझे बिहारी दूल्हे का टाई वाला जुमला सुनाया। ये परिपाटी बदलेगी और मैं इसके विरुद्ध लड़ने का साहस रखता हूँ। एक दिन ये लड़ाई जरूर होगी, हम जीतेंगे भी। देख लेना भरत कुमार, हम जीतेंगे। ये मानसिकता हारेगी। गुरु ने इतना कहकर आंख मूंद ली। 2 बूंद नीचे गिरी टप से। अब माहौल थोड़ा बदल गया था। खिंचे हुए माहौल में थोड़ी ढील आ गई थी। संतोष और मनोहर की आंखें भी पानी से भरी थीं। राय साहब चुपचाप खड़े थे। भरत कुमार बिना किसी भाव के पत्थर की भांति खड़ा था। उसने अनजाने में ही गुरु के दिल में आग लगा दी थी। अब देखना यह था कि गुरु कब उससे मशाल जलाकर अपने रास्ते निकालता। ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में था, अभी कुछ तय नहीं था। तत्काल इतना हुआ कि शुक्ला जी को गुरु ने चाय के पैसे दिए और सब अपने अपने कमरे की ओर चलने को हुए। तभी मनोहर ने कहा, एक बार ऊ वाला बतिया कह दीजिएगा जरा गुरु भाई, जो आप भाषा के बारे में हरदम बोलते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मनोहर, भाषा तो सब जरूरी है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। यह सुनते ही सबके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट तैर गई और आज की सभा वहीं भंग हो गई। तो आज के लिए इस अध्याय में इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ आप सबों के सामने उपस्थित होती हूँ। ये वीडियो अपने जैसी साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के साथ शेयर करें। अपना बहुमूल्य कमेंट मुझसे ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ आप सभी से।